हेलो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन साइंस की अपनी नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास में आपको याद ही है, अपन ने आनुवांशिकी वाला और डाइजेशन सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। आज मतलब लगभग 90% साइंस हो जाएगी। उसके बाद में जस्ट थोड़ा सा मैटर रहेगा जो अगली क्लास में जस्ट आधे घंटे में कवर कर लेंगे। तो आपको ध्यान हो तो अपने, हाँ, पिछली बार जैसे डाइजेशन सिस्टम मैंने पढ़ाया था तो मुझे कंटिन्यू डाउट था कि मतलब इतना सारा समझने को था, पता नहीं आपके समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैंने बार बार ये बोला था कि एक बार समझ लो, बाद में आपके साथ जो पीडीएफ शेयर करूंगी ना उसमें क्लियरली हाईलाइट कर दूंगी कि ये पॉइंट आप याद कर लो। तो आपको आपने देखा ही होगा कि जो पीडीएफ शेयर करी उसमें बिल्कुल येलो कलर से हाईलाइट कर दिए जो मैन मैन पॉइंट है, तो आपने वो पढ़ लिए होंगे। लेकिन फिर भी आपको अगर समझ नहीं आया तो जस्ट अपन 2 मिनट में पिछली वाली पूरी क्लास रिवाइज करते हैं। देखो, सबसे पहले जैसे डाइजेशन सिस्टम ओबियसली मतलब कहाँ से शुरू होता है डाइजेशन? अपन खाना खाते हैं तो मुंह से शुरू होता है। ओबियसली एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेते हैं कि जैसे मुंह में लार होती है, लार ग्रंथियां कौन कौन सी हैं? तो लार ग्रंथियां जैसे कि लार ग्रंथियां नहीं, लार ग्रंथियों में मतलब एंजाइम कौन से मिलते हैं, है ना? तो लार ग्रंथियों में सबसे पहले जैसे कि टाइलिन, एमाइलेज और लाइसोजाइम। लाइसोजाइम ओबियसली लार को एंटीसेप्टिक बनाता है, जो भी अपन खाने के साथ बैक्टीरिया आ जाते हैं उनको नष्ट करने का काम करता है। और टाइलिन और जो एमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का पाचन कर देते हैं। उसके बाद खाना कहाँ जाता है? स्टमक, मतलब अमाशय में। अमाशय में क्या होता है? अमाशय में मतलब खाना है वो प्रबल अम्लीय माध्यम में पाचन होता है उसका। तो प्रबल अम्लीय माध्यम कौन प्रोवाइड करवाता है? ओबियसली HCl। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बहुत स्ट्रॉन्ग अम्ल है। तो उस अम्ल से अमाशय की दीवारों को प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूक्स अपन ने बिल्कुल पढ़ा था। उसके बाद में दो एंजाइम वहाँ पे, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन और रेनिन, रेनिन है वो दूध के प्रोटीन का पाचन करता है, बच्चों में मिलता है, और पेप्सिन रेनिन दोनों मतलब प्रोटीन का पाचन करते हैं। उसके बाद में उसके नीचे अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि मतलब मिश्रित ग्रंथि, और मतलब पूर्ण पाचक रस स्रावित करती है। पूर्ण पाचक रस कैसे? मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा तीनों का पाचन होता है यहाँ पे। जैसे इसमें कार्बोहाइड्रेट के लिए वही जो ऊपर पढ़ के आए हैं मुख वाला एमाइलेज, और वसा के लिए याद करने की ट्रिक बताई थी, वसा मतलब लिपिड तो लाइपेज, और फिर वो प्रोटीन के लिए ट्रिप्सिन। ठीक है, तो ये होगी अग्नाशय ग्रंथि की बात। ठीक है, और ऊपर एक अपन ने पढ़ा था वो जस्ट अपना लीवर, अपने शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, आज फिर से अपन बिल्कुल देख लेंगे, है ना? लीवर, और वो जो पाचक रस स्रावित करती है बाइल जूस, पित्तरस। ठीक है, पित्तरस क्या करता है? पित्तरस जो वसा का पाचन करने में हेल्प करता है, वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, मतलब उसका पायसीकरण कर देता है। और जो एमाइलेज एंजाइम है ना, एमाइलेज नहीं सॉरी, लाइपेज एंजाइम जो वसा का पाचन करता है, लाइपेज एंजाइम उस पायसीकृत वसा पर ही काम करता है। इसलिए बाइल जूस क्या करता है? वसा के पाचन में हेल्प करता है। अब लीवर के दो काम है। पहला तो उसने वो मतलब पित्रस का स्राव करा, और दूसरा क्या काम है? जो अपना ग्लूकोज, ओबियसली मैंने बताया था अपन खाना खाते हैं तो खाना ग्लूकोज में चेंज होता है, और ग्लूकोज से ही अपने को एनर्जी मिलती है ऑक्सीजन के साथ मिलके। तो जो ग्लूकोज है ना उसी को ग्लाइकोजन में बदल के स्टोर करके रख लेता है। तो जब अपन खाना नहीं खाते, अपना फास्ट होता है, तो वही ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज में चेंज होता है और अपने मतलब एनर्जी बनाता है। ठीक है, तो इतना सा पढ़ा था, बस सार तो यही है मतलब पिछली क्लास का। फिर भी मैंने आपको वहाँ पे क्लियरली हाईलाइट करके दिया है, तो आप वो देख लेना, बिल्कुल आपके समझ आ जाएगा। जस्ट ऐसे ही अपन आज बिल्कुल शॉर्ट तरीके में, बिल्कुल जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं उन सब को कवर करके आज वाली कंप्लीट कर लेंगे, मतलब आपकी साइंस 90% हो जाएगी। इसके साथ ही कुछ बच्चों की जैसे कि मैसेज आ रहे हैं, हाँ इंग्लिश के लिए भी मैसेज आ रहे हैं, तो इंग्लिश की अपन बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन वाली क्लास करेंगे, या तो आज शाम को निकल सुबह तो 100%, क्योंकि उसकी भी पीडीएफ बना ली है मैंने लगभग, ट्रांसफॉर्मेशन वाली, है ना? और हाँ, इंडिया जीके के लिए भी बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं मैम कितने दिन में करवा दोगी, एग्जाम आ गया। तो बिल्कुल मेरे दिमाग में कंटिन्यू चल रहा है आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाऊँ, लेकिन सीरियसली एक एक लाइन ऐसे बिल्कुल ध्यान से पढ़नी पड़ रही है कि शॉर्ट में भी प्रोवाइड कराऊं, और ऐसा कुछ रह भी ना जाए कि मतलब एग्जाम में आ जाए और पढ़ने का फायदा न हो। तो देखो इतना जब बहुत सारा मतलब पढ़ाना मुश्किल नहीं है, जब बहुत टाइम हो और आपको सारा मैटर तो हर कोई प्रोवाइड करा देगा, बट जब उसको ऐसा बोला जाए ना कि इतना सारा बड़ा मैटर है उसको 20-25 पेज में कन्वर्ट करो, तो बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि मैं क्या क्या पॉइंट उठाऊं। तो उसके लिए बिल्कुल कोशिश करी जा रही है। फिर भी मैं मतलब आपको 4-5 दिन में हो जाएगा, मतलब 4-5 दिन में आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तीनों के आप नोट्स मिल जाएंगे। और मतलब जैसे कि मैं करंट के भी डाल रही हूँ, जैसे कि अपन वो पढ़ते हैं ना, ये
जो अभी अपना भारत मंडपम बनाया है उसमें उससे ने गोल रखा गया जो चोल राजवंश से संबंधित है। बुकों में नहीं दे रखा बट ये करंट में है बिल्कुल, तो पूछ सकते हैं। तो ऐसे मतलब करंट के फैक्ट भी डाल रही हूँ, तो हो सकता है मेरे को थोड़ा समझाना भी पड़ जाए, तो अपन जस्ट जल्दी जल्दी क्लास भी ले लेंगे एक एक दो दो सारे सब्जेक्ट्स की। ठीक है, तो आज अपन जल्दी से अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल देखो, साइंस में अपन ने रक्त परिसंचरण तंत्र आज करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल टाइम तो है अभी। ठीक है, ठीक है। देखो, रक्त परिसंचरण तंत्र करने वाले हैं, तो देखो ये बिल्कुल थ्योरी थ्योरी है, अपन समझने वाला आपको बताती चलूंगी। ठीक है। हम्म। कलर। ठीक है, तो देखो ये बिल्कुल याद करने का कुछ ही नहीं है। रक्त एक हल्का क्षारीय तरल है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 7.4। ये मतलब इसका पीएच ओबियसली बताया था ना मैंने आपको, 7 से नीचे पीएच मतलब अम्लीय, 7 से ऊपर पीएच मतलब क्षारीय, तो इसलिए हल्का सा क्षारीय 7.4 है। ठीक है। और रक्त परिसंचरण तंत्र की ये बिल्कुल थ्योरी है, विलियम हार्वे। पूछ लेते हैं कभी कभार एग्जाम में, थोड़ा थोड़ा देख लेना, एक बार देख लोगे रह जाएगा दिमाग में। ठीक है, ऑप्शन ही तो देख के करना है, कोई ऐसे याद करके थोड़ी लिखना है। ठीक है, एक एक बार देख लेना। हाँ चलो आगे चलते हैं। बिल्कुल देखो, हाँ, रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी कैसे याद रखेंगे? हीम का मतलब ही याद रख लो, हीम का मतलब होता है लाल। बिल्कुल याद रखो, आगे बहुत सारा काम आएगा। हीम का मतलब क्या होता है? लाल। ठीक है, हीमेटोलॉजी तो रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन, ये देखो यहाँ पे भी हिम, हिम का मतलब लाल, और ग्लोबिन यहाँ पे प्रोटीन होता है ना। तो मतलब देखो दो चीजें क्लियर हो गई। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, तो देखो ग्लोबिन प्रोटीन है मतलब हीमोग्लोबिन प्रोटीन का बना होता है। और ये मतलब ऐसे याद रह जाएगा कि रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन, ओबियसली हिम का मतलब भी लाल होता है ना। तो बिल्कुल याद करने की चीजें हैं, बस मैं आपको समझा रही हूँ ना, याद कर लेना, एक बार पढ़ लेना। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है ना। फिर ये अपने सबको पता ही है, एक स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? ठीक है, 13 से 18 ग्राम। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, अभी अपन देख के आए हैं। हीमग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन, ओबियसली ग्लोबिन है वो प्रोटीन ही है। ठीक है, हीमोग्लोबिन लाल, हाँ प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिका, ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन, वही फिर से हीमोग्लोबिन कहाँ मिलेगा? ये रक्त कणिका, अपन आगे पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे इनको, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट। तो ओबियसली यहाँ पे आरबीसी लाल रक्त कणिका होती है, डब्ल्यूबीसी सफेद रक्त कणिका होती है, और प्लेटलेट मतलब प्लेटलेट नाम ठीक है। तो मतलब हीमोग्लोबिन कहाँ मिलेगा? ओबियसली आरबीसी में मिलेगा ना, इसी में लाल रक्त कणिका नाम आ रहा है, तो हीमोग्लोबिन आरबीसी में। इसका फुल फॉर्म देख लेना, बिल्कुल याद रह जाएगा ना, लाल रक्त कणिका। ठीक है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिका आरबीसी में पाया जाता है। बिल्कुल अपन जो पीडीएफ आपके साथ शेयर करने के लिए बनाई है ना, बिल्कुल इसी में पढ़ रहे हैं, ताकि फटाफट पूरा रिवीजन हो जाए। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर फैक्ट याद करने वाले ही हैं, जो समझने का होगा मैं बिल्कुल समझा दूंगी आपको। ठीक है, तो देखो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिका में पाया जाता है। ठीक है, इसमें लोहा, हाँ ये बिल्कुल पूछ लेते हैं कि कौन सा तत्व होता है, तो लोहा। और कई बार तो लोहा नहीं देते, सीधा एफ ही दे देते, तो आपको पता ही होगा ना, लोहा को केमिस्ट्री में ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ना, तो एफ ही लिखते हैं, एफ ही लोहा। ठीक है, तो लोहा तत्व पाया जाता है। ठीक है, आरबीसी में देखो फटाफट। हाँ, हीमोग्लोबिन का कार्य शरीर में ऑक्सीजन का, ओबियसली अपन ने पढ़ा था हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, मतलब अपने खून में हीमोग्लोबिन होता है, वो जैसे अपन सांस लेते हैं ऑक्सीजन अंदर जाती है, तो वो ऑक्सीजन रक्त के साथ मिलके सारे अंगों तक जाती है। मतलब जैसे अपन खाना खाते हैं, तो खाने में क्या, खाने के साथ क्या होती है? ग्लूकोज। वो अपन ऑक्सीजन लेते हैं जो रक्त के साथ मिलके सारे अंगों तक जाती है, तो वो ऑक्सीजन मिलती है ग्लूकोज के साथ, और क्या क्या होता है? ऊर्जा बनती है। ये तो अपन पढ़ रहे हैं बार बार, है ना। तो मतलब रक्त जो ऑक्सीजन का परिवहन का काम हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है, कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, बहुत इजीली इजी वे में हो जाएगा ना। अब देखो, रक्त में प्लाज्मा 55% रक्त कणिकाएं 45% होती हैं, ये तो जस्ट लिखा है, अपन आगे बिल्कुल देखते हैं, टेबल बनाइए अच्छे से। देखो, हाँ देखो ये रहा। हम्म, देखो इसमें द्रव भाग जिसको प्लाज्मा बोलते हैं वो 55% है, और ठोस भाग 45% है ना। प्लाज्मा और रक्त कणिका, रक्त कणिका 3 टाइप की मैंने भी बताया था आपको, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी मतलब लाल रुधिर कणिकाएं,
है ना। और WBC मतलब सफेद रुधिर कणिकाएं, और ये प्लेटलेट हो गया, है ना। इनको ये भी ध्यान रख लेना, ये इरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट और एक मिनट, हाँ, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। लाल रुधिर कणिकाएं इरिथ्रोसाइट, सफेद रुधिर कणिकाएं ल्यूकोसाइट, और ये थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। बिल्कुल पूछ लेते एग्जाम में, ठीक है। तो ये भी इनके मतलब नाम है, ये बिल्कुल ध्यान में रख लेना। तो हाँ देखो, प्लाज्मा देखो, प्लाज्मा, प्लाज्मा प्रोटीन, जस्ट ये आपको जस्ट ऐसे ही लिख दिया, एल्बुमिन का कोई तुक नहीं है याद करने का। ग्लोब्यूलिन देख लेना। अब देखो प्लाज्मा अपन ने पढ़ लिया कि जैसे रक्त का है वो 55% भाग द्रव होता है, 45% भाग कणिका होता है। कणिका अपन ने पढ़ लिया आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, है ना। अब जो 55% प्लाज्मा होता है तो उसमें क्या क्या मिलता है, उसमें ये प्रोटीन मिलते हैं, कौन से, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, सॉरी, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। ये रुधिर शकंदन का काम कार्य करते हैं, बिल्कुल। ये प्रोथ्रोम्बिन 2-3 बार पूछा हुआ एग्जाम में, ठीक है। तो देखो रुधिर शकंदन मतलब वही, जैसे कि कहीं लग जाती है तो खून थोड़ी देर निकलता है, उसके बाद में थक्का बन जाता है, तो वही तो शकंदन है। तो रुधिर शकंदन का काम कौन कौन से करते हैं, देखो यहाँ पे मैंने पढ़ा है बिल्कुल, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। अपन ने विटामिन वाला पढ़ा था, वहाँ पे पढ़ा था एक विटामिन के। फिर अपन ने उसके बाद में, हाँ, उसके बाद में थैलेसीमिया में पढ़ा था कि वहाँ पे थैलेसीमिया क्यों होता है, क्योंकि वर्ल्ड जो ब्लड कोगुलेशन फैक्टर, जो रक्त शकंदन कारक है ना, 1 से 8 वहाँ पे 8 कारक पढ़ा था। ज़्यादा नहीं सोचना, आपको याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो मतलब नहीं आया अभी तक क्वेश्चन, है ना। तो ये मतलब अनुपस्थित होते हैं। इसके साथ ही जो कैल्शियम होता है ना, कैल्शियम को कैसे याद रखेंगे, वो भी रक्त शकंदन में मतलब भाग लेता है, मतलब रक्त शकंदन का कारण है। तो कैल्शियम कैसे याद रखेंगे, वो भी इसलिए अपने लग जाती है तो अपन क्या डालते हैं, मिट्टी। और कैल्शियम मतलब जैसे अपने शरीर में भी कैल्शियम की कमी हो जाती है ना, मिट्टी का खाने का ही तो मन करता है, तो भी इसलिए कैल्शियम भी रक्त शकंदन का काम करती है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो इनमें मतलब प्लाज्मा प्रोटीन में कौन से मिलते हैं जो रक्त शकंदन का काम करते हैं, वो है फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। ये प्रोथ्रोम्बिन तो 2-3 बार पूछा हुआ है, ठीक है। ये रक्त शकंदन का काम करते हैं। ऐसे ही अपन ऊपर पढ़ के आए ना, प्लेटलेट, जैसे कि देखो एक मिनट, यहाँ पे पढ़ा है प्लाज्मा। प्लाज्मा में तो कौन सा मिला, रक्त शकंदन कारक, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। और इधर प्लेटलेट, ये प्लेटलेट ये अपन आगे पढ़ेंगे, ये भी रक्त शकंदन का ही काम करती हैं, ठीक है। प्लेटलेट आपको बिल्कुल ध्यान होगा, जैसे डेंगू वगैरह हो जाती है तो बोलते हैं ना प्लेटलेट्स कम हो गई, तो वही हैं ये प्लेटलेट्स, ठीक है। तो और इसलिए अपन बहुत अच्छे से करेंगे इनके बारे में आगे, देखो अभी, है ना, बार बार रिवाइज होगा, आपके याद हो जाएंगे। ये हो गया प्रोथ्रोम्बिन। हाँ, रुधिर में उपस्थित प्रतिस्कंदक, देखो ऑब्वियसली अपन ने यहाँ पे अभी क्या पढ़ा है, सकंदन कारक, है ना। तो सकंदन कारक तो प्रतिस्कंदक भी यही पढ़ लेते हैं, मतलब अपना खून मतलब जमता नहीं है, कंटिन्यू फ्लो होता रहता है, बहता रहता है। क्यों, क्योंकि उसमें कौन सा प्रतिस्कंदक कारक है जिसके कारण वो जमता नहीं है, बिल्कुल पूछ लेते एग्जाम में, हिपेरिन। या तो ऐसे पूछ लेंगे रुधिर में उपस्थित प्रतिस्कंदक, या एकमात्र मतलब नेचुरल, हिपेरिन मतलब नेचुरल प्रतिस्कंदक, तो हिपेरिन है ये, है ना। ओबियसली नेचुरल मतलब प्राकृतिक हो गया ना, प्राकृतिक प्रतिस्कंदक कौन सा हुआ, हिपेरिन, ठीक है। ये बिल्कुल दिमाग में रख लेना, बहुत अच्छा है मतलब, ठीक है। और जस्ट यहाँ पे एक बार समझ लो, मैं वैसे ही मतलब जो PDF शेयर करूंगी वो बिल्कुल क्लियरली हाईलाइट करके चीज़ें दे दूंगी, बस वो पढ़ लेना। तो देखो आरबीसी, आरबीसी अब देखो अपन ने ऊपर जस्ट एक बार पढ़ा है कि जैसे मतलब जैसे ब्लड है उसका 55% भाग तरल, 45% भाग ठोस। तरल मतलब प्लाज्मा, और ठोस मतलब रक्त कणिका, रक्त कणिका मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, है ना। और फिर जैसे प्लाज्मा 55% उसमें, वहाँ पे एल्ब्यूमिन चलो ज़्यादा काम का नहीं है, ग्लोब्यूलिन जो प्रतिरक्षा करता है, ठीक है। ग्लोब्यूलिन एक बार जस्ट थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, पूछ ही ले, ग्लोब्यूलिन मतलब ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है, वो प्रतिरक्षा करती है। और फिर फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन मतलब सकंदक कारक है ना। फिर उधर अपन ने ओबियसली आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। तो ये तीनों देख लिए। अभी इनके बारे में मतलब थोड़ा और अच्छे से खोल के देख लेते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को, ठीक है। तो देखो जस्ट समझने की कोशिश करो, कुछ भी समझ नहीं आए तो स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, ठीक है, फिर से कर लेंगे।
और अगली क्लास में वैसे ही जस्ट 2 मिनट के लिए इसको, आज जैसे इतना बड़ा कर रहे हैं, अगली बार जो क्लास लेंगे उसमें जस्ट 2 से 5 मिनट में फिर से इसको पूरा रिवाइज कर लेंगे, तो आपके बिल्कुल दिमाग में रह जाएगा। ठीक है, तो एक बार जस्ट नेक्स्ट क्लास लेने से पहले पिछले वाली क्लास देख लिया करो, ताकि 2 से 5 मिनट में पूरा रिवीजन हो जाए। अपन यही तो करते हैं, भले ही इंग्लिश की क्लास हो या कोई भी क्लास हो, पिछली क्लास को जस्ट 2 से 5 मिनट में समअप कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो, रुधिर में उपस्थित प्रतिस्कंदक हिपेरिन हो ही गया। हाँ, आरबीसी देख लेते हैं अभी, आरबीसी देख लेते हैं, फिर डब्ल्यूबीसी देखेंगे, प्लेटलेट देखेंगे। ठीक है, आरबीसी का संश्लेषण लाल अस्थि मज्जा, कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। आरबीसी मतलब लाल रुधिर कणिका, तो मतलब आर, बस एक ही चीज याद रखो। देखो अभी तो मैंने अलग अलग रखी है, लास्ट में भी मैं यही बोलूंगी जब पूरा समझ लेंगे। आरबीसी मतलब ब्लड से जोड़ना है, रक्त से जोड़ना है। डब्ल्यूबीसी मतलब प्रतिरक्षा से जोड़ना है, और प्लेटलेट वही थक्का वाले से जोड़ना है। बस 3 है अलग अलग। ठीक है, एक बार पूरा देख लेते हैं इनके बारे में। आरबीसी का संश्लेषण वही लाल अस्थि मज्जा में, इसका निर्माण भी देखो यहीं पे लिख रखा होगा, वही लाल अस्थि मज्जा में। ठीक है, तो हाँ, जीवन काल इसका 120 दिन बिल्कुल पूछ लेते हैं। आरबीसी मतलब 120 जैसे कोई नई आरबीसी बनी वो 120 दिन तक कंटिन्यू रहेगी, उसके बाद में वो डिस्ट्रॉय होगी, नई आरबीसी बनेगी, तो ऐसे चलता रहता है। ठीक है, तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। संख्या में कमी, ओबियसली अपन को पता है, एनीमिया रोग, रक्त की कमी। ठीक है, कई बार तो यही पूछा हुआ है, मैं कल क्वेश्चन देख रही थी, रक्त अल्पता मतलब रक्त की कमी, एनीमिया रोग, है ना। हाँ, इसका अन्य नाम अपन ने देख लिया, इरिथ्रोसाइट के अंदर अगर उपस्थिति है, तो जस्ट इन्फॉर्मेशन है, जस्ट देख लेना थोड़ा थोड़ा। ठीक है, हाँ ये देख लो, आरबीसी मतलब जैसे जैसे कहाँ पे नष्ट होती हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान क्या है, बिल्कुल पूछ लेते हैं ये। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा। ठीक है, आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा। हाँ, नवजात शिशुओं में रक्त का निर्माण प्लीहा में होती है, और वयस्क में अभी अपन ने पढ़ा है लाल अस्थि मज्जा, तो वयस्क में तो आरबीसी लाल अस्थि मज्जा में तो निर्माण होता है, और इसका कब्रिस्तान मतलब नष्ट कहाँ होती है, प्लीहा में। जहाँ पे वयस्क की आरबीसी नष्ट होती है, वहीं पे नवजात शिशुओं में रक्त का निर्माण होता है, प्लीहा में। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ एक तो फैक्ट है, यहाँ तो जस्ट आपको समझ लो, जब आपको पीडीएफ मिलेगी वहां पे तो देखना, बिल्कुल कुछ एक चीजों को हाईलाइट करती हूँ, और तो थ्योरी है। ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए, है ना। हाँ, ये देख लेना, आरबीसी की संख्या, ओबियसली देखो अपन ने अभी पढ़ा था कि आरबीसी का इरिथ्रोसाइट याद कर लेना, इरिथ्रोसाइट है ना, मतलब देखो संख्या बढ़ना, इरिथ्रोसाइटोसिस, साइटोसिस बढ़ना, और पीनिया कम होना। अभी अपन आगे इरिथ्रोसाइटोपिनिया भी पढ़ेंगे, वो मतलब आरबीसी की संख्या कम होना, तो आरबीसी की संख्या बढ़ना, इरिथ्रोसाइटोसिस, बिल्कुल एग्जाम में पूछ लेते हैं ना। इरिथ्रोसाइट तो आपको पता ही है, इरिथ्रोसाइटोसिस बढ़ना और इरिथ्रोसाइटोपिनिया घटना। देखो साइटोपिनिया भी देख लेते हैं, आगे शायद यही फैक्ट लिख रखा है, ये रहा, आरबीसी की संख्या घटना, इरिथ्रोसाइटोपिनिया। ठीक है, हाँ देखो, तो आरबीसी अपने पूरी कर ली, तो क्या निकला, कुछ ही नहीं, आरबीसी मतलब ब्लड। आरबीसी की संख्या बढ़ेगी या कम होगी तो एनीमिया हो जाएगा, रक्त की कमी हो जाएगी, मतलब आरबीसी मतलब टोटली रक्त से रिलेटेड है। अब डब्ल्यूबीसी, सफेद रक्त कणिका। ठीक है, डब्ल्यूबीसी, हाँ ये देखो, सुरक्षा कोशिकाएं, जो मतलब जैसे एंटीबॉडी बनती है ना, बाहर से कोई भी बैक्टीरिया वायरस अपने पे आक्रमण करता है, तो अपना शरीर भी एंटीबॉडी बनाता है ना, तो एंटीबॉडी मतलब वगैरह किससे बनती है, तो यही है मतलब डब्ल्यूबीसी मतलब सुरक्षा कोशिकाएं, है ना। सुरक्षा कोशिकाएं होते हैं जो बाहर से जो भी जर्म्स वगैरह होते हैं उनसे अपनी बॉडी की रक्षा करती हैं, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, इन्हें श्वेत रुधिराणु या ल्यूकेसाइट, बिल्कुल अपन ने पढ़ ही लिया, कोई नया नहीं है, ल्यूकेसाइट भी कहा जाता है। प्रतिरक्षा के लिए, ये भी कई बार देख लेते हैं, प्रतिरक्षा के लिए लिम्फोसाइट्स जिम्मेदार हैं। बस इतना ही ध्यान रख लेना, आगे वो बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट उतना नहीं पढ़ेंगे अपन, बस इतना ध्यान रख लेना, प्रतिरक्षा के लिए लिम्फोसाइट्स जिम्मेदार हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी क्या काम करती है, सुरक्षा कोशिकाएं होती है, बिल्कुल अपनी शरीर की सुरक्षा करती है। ठीक है, प्रतिरक्षा करती है, तो प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार कौन है, लिम्फोसाइट्स। जस्ट एग्जाम में नाम दे देंगे और पूछ लेंगे, तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखो, हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरक्षा लिम्फोसाइट्स जिम्मेदार है। ठीक है, हाँ ये देख लो, हाँ ये देखो,
ये लिखा है जैसे अधिकांश रोगों में डब्ल्यूबीसी बढ़ जाती है। डब्ल्यूबीसी क्यों बढ़ती है? क्योंकि ओबियसली मैंने बताया ना कि डब्ल्यूबीसी करती क्या है, अपने शरीर की प्रतिरक्षा करती है। मतलब कोई बाहर से जर्म्स बैक्टीरिया आक्रमण करता है तो शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र है ना, उसको मतलब उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है पूरी तरह? डब्ल्यूबीसी। तो ये क्या करेगी, जैसे मतलब बाहर से कोई बैक्टीरिया वायरस आया तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी, उस मतलब शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन दो रोग हैं देखो, एड्स और टाइफाइड, इनमें मतलब ये कम हो जाती है। बिल्कुल ध्यान में रखना, एड्स और टाइफाइड में कम हो जाती है। सारे रोगों में बढ़ती है लेकिन ये दो रोग हैं जिनमें डब्ल्यूबीसी कम होती है। ठीक है, बिल्कुल आगे देखो। हाँ, प्लेटलेट्स, अपन ने बिल्कुल वही प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट, वही देख लो। रक्त का इसका कार्य रक्त का थक्का जमाना। रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन कौन रेस्पॉन्सिबल है फिर से देख लेते हैं। देखो यहाँ पे प्लेटलेट्स हो गया, है ना। और सबसे पहले मतलब अपन ने विटामिन पढ़ा था, वहाँ पे विटामिन के पढ़ा था। फिर थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था कि जैसे अपने कहीं लग जाती है अपन क्या डालते हैं, मिट्टी। मिट्टी में क्या होता है? कैल्शियम। तो दूसरा कैल्शियम हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्लेटलेट्स हो गया। फिर मतलब जैसे रक्त के अपने दो भाग पड़े थे, एक तो प्लाज्मा, एक कणिका। कणिका में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, वो दोनों कारक हो गए। और एक वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट ब्लड कोगुलेटिंग फैक्टर, मतलब रक्त संघनन कारक 1 से 8 जो अपने थैलेसीमिया में लिखा है। तो ये सारे मतलब रक्त का थक्का जमाने में हेल्पफुल हैं सारे कारक, है ना। जैसे कि मतलब कहीं लग जाती है तो ज़्यादा ब्लड ना निकले, थक्का बने, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये सारे कारक हैं। लेकिन जैसे कि रक्त का थक्का ना बने, शरीर में कंटिन्यू मतलब संचरण होता रहे, उसके लिए प्राकृतिक प्रतिस्कंदन कारक बिल्कुल एग्जाम में पूछ लेते हैं, वो अभी पढ़ के आए अपन, वो कौन सा है? हिपेरिन। ठीक है, तो सारा क्लियर हो गया होगा। देखो बहुत मतलब जैसे साइंस को मतलब जैसे बहुत लंबी क्लासों में बिल्कुल आपको समझा के करने वाला है। मैं जस्ट एक क्लास में इतना सारा लेती हूँ तो ऐसे कंटिन्यू दिमाग में चलता है कि ऐसे घुच पुच ना हो जाए कि आपके समझ ना आए। लेकिन फिर भी बार बार उन चीज़ों को रिवाइज इसीलिए करती हूँ ताकि आपको यहीं पे सारा 90% तो एटलीस्ट याद हो जाए। इसलिए सारी कितनी पुरानी चीज़ों अपन सबको बिल्कुल जोड़ते हुए चल रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ जैसे ही संगंदन कारक आया तो अपने पीछे जितने भी करे हैं सारे पढ़ याद कर लिए। ठीक है, तो देखो। हाँ, तो प्लेटलेट्स मतलब ओबियसली रक्त का थक्का जमाना है, इसका काम भी है ना। और डेंगू और मलेरिया में ये बिल्कुल अपन पता ही है, डेंगू अभी फैलेगी बारिश के बाद में तो हमेशा क्या सुनने में मिलता है, प्लेटलेट्स जस्ट 50,000 आ गई, 60,000 आ गई, मतलब प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है ना। तो वो कौन सी में? डेंगू और मलेरिया में प्लेटलेट्स कम हो जाती है। ठीक है, तो देखो आगे, ये जस्ट याद रख लेना, एग्जाम में पॉसिबिलिटी होती है कि पूछ ले आरबीसी की रेंज क्या होती है। तो वही मतलब कितनी होती है? जस्ट 55-65 लाख ऐसे कुछ, 45-55 लाख। हाँ, ये बिल्कुल डब्ल्यूबीसी जस्ट 4,000 से 11,000 होती है। ये जब इन्फेक्शन वगैरह होता है या अपन तबीयत खराब होती है ना तब डब्ल्यूबीसी बढ़ती है। और कौन से रोग है जिनमें घटती है? मतलब उन सब रोगों में, इन्फेक्शन वगैरह सब में डब्ल्यूबीसी बढ़ती है। घटती किस में है? जस्ट एड्स और टाइफाइड में, अभी अपन पढ़ के आए हैं। तो देखो यहाँ पे आरबीसी की नॉर्मल रेंज ये है, डब्ल्यूबीसी की नॉर्मल रेंज ये होगी 4,000 से 11,000। और प्लेटलेट्स 1.5 से 4 लाख, 4.5 लाख के बीच में होती है, तो आपको ध्यान ही होगा। ठीक है, तो कर लेना बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल अपन जो एग्जाम में आने वाले हैं ना वो फैक्ट लेके चल रहे हैं। कोई बिल्कुल ये एक क्वेश्चन आया हुआ है ट्रांसफ्यूजन के लिए। रक्त को मतलब जैसे ब्लड डोनेट करते हैं, फिर आपको पता ही है उनको थैलियों में पैक करते हैं। तो मतलब एक से वो पैकिंग के कितने दिन तक मतलब दूसरे बंदे को चढ़ा सकते हैं? ट्रांसफ्यूजन मतलब वही ट्रांसफर करना, रक्त चढ़ाना। ठीक है, ट्रांसफ्यूजन के लिए रक्त को 35 से 45 दिन तक संग्रहित किया जा सकता है। ठीक है, ये फैक्ट है, बिल्कुल कुछ समझने का नहीं है ना। तो देखो, हाँ, रुधिर समूह 4 प्रकार के होते हैं, ये बिल्कुल देख लो। रुधिर समूह 4 प्रकार के होते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं एक साथ आ जाए, है ना। कौन कौन से होते हैं? रुधिर समूह कौन सा होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये एंटीजन डिसाइड करता है। ठीक है, अपने में मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप है ये एंटीजन डिसाइड करता है। देखो, जिसमें एंटीजन ए है उसमें ब्लड ग्रुप ए हो गया, बी वाले को, बी वाले एंटीजन के ब्लड ग्रुप बी हो गया। जिसमें ए और बी दोनों एंटीजन है उसके ब्लड ग्रुप ओबियसली ए बी। बट जिसमें एंटीजन एब्सेंट है,
एंटीजन है ही नहीं तो उसमें ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ऐसे तो अपन बोलेंगे जीरो ब्लड ग्रुप होगा, जिसमें एंटीजन ही नहीं है उसमें जीरो ब्लड ग्रुप होगा, इसलिए जीरो को क्या लिखा है? ओ। तो बिल्कुल आपको ध्यान रह गया होगा, ब्लड ग्रुप कौन डिसाइड करता है? एंटीजन। तो बिल्कुल जो एंटीजन है वही ब्लड ग्रुप है। ओ में क्या है? एंटीजन एब्सेंट है, तो अपन क्या बोलेंगे? जीरो एंटीजन है मतलब जीरो ब्लड ग्रुप होना चाहिए, बट जीरो नहीं, ओ। ठीक है। हाँ, एंटीबॉडी, ये आप सोच रहे होगे मैं क्या पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पूछ लेंगे कि ए बी ब्लड ग्रुप में कौन से एंटीजन है कौन से एंटीबॉडी है, और ज्यादा याद करने की मतलब हेडेक भी नहीं है, बिल्कुल सीधे सीधे याद हो रहे हैं। देखो जो एंटीजन है वो ब्लड ग्रुप हो गया, और एंटीजन जो मतलब एंटीजन के जस्ट अपोजिट एंटीबॉडी होती है। एंटीबॉडी क्या होती है? जैसे कि एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या होगी? स्मॉल बी। एंटीजन बी है तो स्मॉल ए, और बी है मतलब ए और बी दोनों आ गए तो एंटीबॉडी क्या होगी? फिर एब्सेंट हो जाएगी। और यहाँ पे मतलब एंटीजन एब्सेंट है तो एंटीबॉडी दोनों आ गई, ए और बी, जस्ट एंटीजन के अपोजिट एंटीबॉडी। ठीक है, तो बिल्कुल ये दिमाग में रह जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। एंटीजन मतलब डिसाइड करता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, एंटीजन के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कौन सा ब्लड ग्रुप है। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे। अब ये देखो, ये मैंने सीधे सीधे ही लिख लिए, 3-4 पॉइंट है। एक तो जस्ट वो तरीका होता है ना, जस्ट मैं बताऊं यहाँ पे ए बी, फिर ए आई जीरो, बी आई जीरो, ऐसे करके वो 4 लें, आई जीरो ऐसे करके, फिर उनको देखे ब्लड ग्रुप, ऐसे वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो अपन ने यहाँ पे जस्ट 3-4 पॉइंट है, ये तो ध्यान में रख ही लेना। देखो रुधिर समूह ए वाला, हाँ देखो रुधिर समूह ए वाला व्यक्ति किससे मतलब ब्लड ले सकता है? किससे ले सकता है रक्त? ए रुधिर समूह ए वाला व्यक्ति ए और ओ से, है ना। बी वाला बी और ओ से, और ए बी वाला सभी से, लेकिन ओ वाला होता है ना वो केवल ओ से रक्त ले सकता है, इसलिए जिसका ओ नेगेटिव होता है ना, जिसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव होता है, कईयों में होता है ना, तो उनमें उनको जब रक्त चाहिए तो बहुत समस्या होती है। मतलब ओ नेगेटिव सिर्फ ओ नेगेटिव वाले से ही ले सकता है। तो अपन ने यही बोला है, देखो रुधिर समूह ए वाला ए और ओ से ले सकता है, मतलब ओ वाला है ना वो दे तो सबको सकता है, लेकिन वो ले केवल ओ से सकता है। ठीक है, और एफ भी है वो सबसे ले सकता है ना। तो देखो रुधिर समूह ए वाला व्यक्ति ए और ओ से, बी वाला बी और ओ से, ए बी वाला सभी से, रुधिर समूह ए बी वाला सभी से रक्त ले सकता है, और ओ वाला है वो केवल ओ से रक्त ले सकता है। ये तो ठीक है चलो हो गया, लेकिन ये देखो ये बिल्कुल आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं ना। रुधिर समूह ओ नेगेटिव, ये तो सार्वत्रिक दाता है, मतलब ओ नेगेटिव सबको दे सकता है। अब यहाँ पे आप ये पूछोगे नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, ये बिल्कुल अपन आगे पढ़ेंगे, रिसर्च फैक्टर। ठीक है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव तो अपन आगे पढ़ेंगे, बट ये फैक्ट है दोनों। जैसे रुधिर समूह ओ नेगेटिव है वो सार्वत्रिक दाता है, और रुधिर समूह ए बी पॉजिटिव है वो सार्वत्रिक ग्राही है। मतलब अपन ने भी पढ़ा है कि ओ वाला है वो सबको दे सकता है, और एफ बी वाला सबसे ले सकता है। अब नेगेटिव मतलब इसमें ओबियसली कोई भी रिसर्च फैक्टर नहीं है, तो किसी को दे सकता है, किसी से इसकी कुछ अड़नी नहीं है ना। तो ओ नेगेटिव वाला सार्वत्रिक दाता, और रुधिर समूह ए बी पॉजिटिव सार्वत्रिक ग्राही, सब इसको दे सकते हैं, और ये सबको दे सकता है, लेकिन ले सिर्फ ओ नेगेटिव से सकता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सीधा सीधा पूछ लेते हैं, सार्वत्रिक दाता या सार्वत्रिक ग्राही लिख के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो चलो आगे देखते हैं। बिल्कुल यदि अलग अलग समूहों के रक्त का, हाँ ये बिल्कुल आ जाता है कि जैसे अपन ने भी पढ़ा है कि ए वाला जस्ट ए और ओ से ले सकता है, बी वाला बी और ओ से ले सकता है। अपन ये बोल सकते हैं कि चेक करने की क्या जरूरत है, ऐसे ही चढ़ा दो ना। तो देखो उससे क्या होता है, एग्लूटिनेशन, ये होता है एग्लूटिनेशन हो जाता है, और इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। एग्लूटिनेशन मतलब आपस में चिपक जाते हैं वो, है ना, तो उसको बोलते हैं एग्लूटिनेशन। बिल्कुल ये टर्म पूछ सकते हैं। ठीक है, एग्लूटिनेशन। हाँ, अब अपन ने आरच कारक जो अपन ने पढ़ा है ना, ओ पॉजिटिव नेगेटिव, वो आरच कारक है। ठीक है, वो आरच कारक मतलब ओबियसली कहाँ पे मिलेंगे, आरबीसी है वही तो रक्त से संबंधित है, तभी तो मैं बोल रही थी जस्ट अभी। तो इतना याद रखो, आरबीसी रक्त से संबंधित, डब्ल्यूबीसी प्रतिरक्षा से संबंधित, और प्लेटलेट्स मतलब थक्का जमाने से संबंधित, है ना। देखो यहाँ पे आरबीसी आरएच कारक आरबीसी की सतह पर पाया जाता है, इसलिए और कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो हो गया ये। अब आरएच, हाँ ये बिल्कुल थ्योरी है, कोई दिक्कत ना है।
मतलब मैं तो ये बोलूंगी, देखो पूछने को मतलब उनके पास कमी थोड़ी है, उनको अच्छी अच्छी चीजें पूछनी चाहिए, है ना। लेकिन ये भी पूछ लेते हैं आर एस चंद्र की खोज अभी तक, मतलब वही पुरानी चीजें पूछते रहते हैं, किसने खोज करी, कब खोज करी। तो ये बिल्कुल थ्योरी है, देख लेना ना। तो आर एच कारक की खोज वगैरह लैंड स्टिनर विनर ने रिसस बंदर में की। इतने सालों से पढ़ रहे यार रिसस बंदर, है। तो देख लेना। अब देखो, हाँ ये देख लेना, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा फैक्ट है। देखो, अगर कोई फीमेल है, मादा है, कोई पुरुष है, अगर फीमेल जैसे उसका आर एच नेगेटिव है, आर एच नेगेटिव मतलब जैसे ए नेगेटिव हो गया, बी नेगेटिव हो गया, ए बी नेगेटिव हो गया, या ओ नेगेटिव हो गया, ये ब्लड ग्रुप हो गए, आर एच नेगेटिव हो गया। पुरुष आर एच पॉजिटिव मतलब पुरुष ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव मतलब पुरुष में आर एच पॉजिटिव है, आर एच मादा आर एच नेगेटिव है। अगर उनकी शादी होती है तो पहले वाला बच्चा तो ठीक है, नॉर्मल हो जाता है, लेकिन अगर उनका दूसरा होता है, वो एक डिजीज होती है इरिथ्रोब्ला इरिथ्रोब्लास्टोसिस, सही लिख रखा है क्या? हाँ, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, ये रोग का नाम है कि दूसरा बच्चा इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग से ग्रसित होता है। उसकी बचाव के लिए क्या करते हैं, 72 घंटे के अंदर उसको एंटी डी का टिक्का दिया जाता है, ठीक है। एंटी डी, ठीक है, एंटी डी का इंजेक्शन दिया जाता है। बिल्कुल ये पूछ लेते हैं, मतलब मादा नेगेटिव आर एच नेगेटिव होनी चाहिए, और जो पुरुष मतलब मेल आर एच पॉजिटिव, ठीक है। तो इस कंडीशन में दूसरा बच्चा होता है वो इससे ग्रसित होता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। तो उनको मादा को फिर एंटीडी का टिक्का दिया जाता है 72 घंटे के अंदर, ठीक है। ये देख लेना बिल्कुल। अब देखो, हाँ ये हो गया अपना, ब्लड वाला कंप्लीट हो गया। अब हार्ट वाला कर लेते हैं। इसमें भी बिल्कुल वो ही फैक्ट इंक्लूड करे हैं जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो देखो, व्यक्ति का हृदय, बिल्कुल ये तो फैक्ट है, कोई सोचने वाली नहीं है। 70 से 72 बार धड़कता है। हृदय धड़कने के लिए सुनने वाला यंत्र बिल्कुल वो जो डॉक्टर रखता है, वो स्टेथोस्कोप, ठीक है। हाँ, ईसीजी अपने को पता ही है, हार्ट की जांच के लिए होती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ईसीजी, ठीक है। एंजियोग्राफी, जैसे अपने कहीं भी जैसे नसों में ब्लॉकेज हो जाता है ना, तो उसके लिए एंजियोग्राफी करते हैं। तो एंजियोग्राफी रक्त वाहिकाओं की जांच के लिए, ठीक है। सामान्यतः, हाँ ये देख लो बिल्कुल, ये देखो आपको बिल्कुल समझा देती हूँ, समझने वाली चीज़ है ना। जैसे कि अपने बॉडी में, जैसे कि आप देखोगे तो अपने जैसे यहाँ पे बिल्कुल बाहर की तरफ ब्लू ब्लू लाइंस दिखती हैं। ये ब्लू लाइंस मतलब जो नस दिखती है, इनको क्या बोलते हैं, ये है सीरा। और एक होती है धमनी, जो बिल्कुल अंदर होती है, वो अपने को नहीं दिखती, मतलब उसके ऊपर मसल्स की मोटी लेयर होती है। धमनी अंदर होती है और ये जो बाहर होती है ये सीरा होती है। अब धमनी और सीरा में क्या फर्क है? जो धमनी होती है ना, उसमें शुद्ध रक्त बहता है। अब शुद्ध रक्त मतलब जैसे कि अपन मतलब जैसे ब्लड पूरे शरीर में संचरण करता है। तो जब मतलब अपन ने जैसे ही सांस ली, तो जो हार्ट में मतलब पहले हार्ट में आएगा, उसके बाद में लंग्स में जाता है। तो जैसे ही लंग्स में आता है, मतलब फेफड़ों में आता है, तो ऑक्सीजन के साथ मिलता है। तो जो ऑक्सीजन के साथ मिला हुआ ब्लड है ना, ऑक्सीजनित रक्त, उसी को शुद्ध रक्त बोलते हैं। और जो बिल्कुल शरीर में पूरे घूम घाम के आ गया, जिसने ऑक्सीजन खत्म कर दी, वी ऑक्सीजनित रक्त, मतलब जिसके में ऑक्सीजन नहीं है, उसको बस अशुद्ध रक्त बोल रहे हैं। इतना सा है। तो देखो, ये जो ऊपर दिख रही है ना ब्लू ब्लू लाइंस, ब्लू, ये सीरा है, इनमें तो मतलब वी ऑक्सीजनित रक्त मतलब अशुद्ध रक्त बहता है। और जो अंदर है ना धमनी, उसमें शुद्ध रक्त मतलब ऑक्सीजनित रक्त बहता है। तो बस इतना सा ध्यान में रखना आपको। अब देखो, अपन क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, बट जैसे ही अपन कहीं चेक करवाने जाते हैं, तो वो खून कहाँ से निकालते हैं? वो जो ब्लू लाइंस दिखती है, इनमें से खून निकालते हैं, क्योंकि इनमें ब्लड प्रेशर कम है। और जो धमनी होती है ना, उसमें ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। वो शुद्ध रक्त बहता है धमनी में, जो अंदर होती है, अपने को दिखती नहीं है, उसमें ब्लड प्रेशर हाई होता है, शुद्ध रक्त बहता है। ये वेन है, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, और इसमें रक्त प्रेशर कम होता है। तो जब जांच करनी होती है ना, जांच करनी होती है, तो इससे रक्त निकालते हैं, सीरा से। और जब ब्लड प्रेशर नापते हैं ना, ब्लड प्रेशर यहाँ पे वो धमनी का नापते हैं। तो बिल्कुल आपको याद रह गया होगा, सीरा धमनी, कोई दिक्कत नहीं है। इससे मैंने आपको इस इतना अच्छे से इसलिए समझाया क्योंकि सारा इस पे ही है, सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे हो जाएंगे। ये सीरा है, धमनी अंदर होती है, सीरा में अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त मतलब वी ऑक्सीजनित। और जो धमनी है जो अंदर है, उसमें शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त मतलब ऑक्सीजनित, ठीक है।
और जब ब्लड निकालते हैं जांच करने के लिए तो शीरा से निकालते हैं, और जो ब्लड प्रेशर नापते हैं वो धमनी से नापते हैं, क्योंकि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और ब्लड प्रेशर उसमें ज्यादा होता है। ठीक है, तो देखो पूरा समझ गए हो गया आप। तो देखो यहाँ पे दो लाइन लिखी है कि सामान्यतः धमनी में शुद्ध रक्त, बिल्कुल अपन एक ऑप्शन है धमनी का, एक शीरा का मतलब एक्सेप्शन अपवाद है, वो आगे देखेंगे, तो इसलिए सामान्यतः बोला है कि सामान्यतः धमनी में शुद्ध रक्त, बिल्कुल जो अभी डिस्कस करा है उसको थ्योरी में लिख रखा है कि सामान्यतः ध्वनि में शुद्ध रक्त, ऑक्सीजनित रक्त, और शीरा में अशुद्ध रक्त मतलब विऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है ना। और रक्त दाब मैंने आपको बताया है कि रक्त दाब कहाँ नापते हैं, यहाँ पे नापते हैं ना, यहाँ पे ब्रेकियल धमनी होती है, बिल्कुल याद रख लेना, ब्रेकियल धमनी में मापा जाता है रक्त दाब। ठीक है, तो ये बिल्कुल आगे फिर से करेंगे, ठीक है, क्योंकि आगे आएगा इन पे क्वेश्चन, है ना। तो अभी देखो रक्त दाब ब्रेकियल धमनी में मापा जाता है। और बीपी को कैसे नापते हैं, वो जो मापने का होता है ना, जिसमें पारा भरा हुआ होता है, वो ऊपर जाता है नीचे आता है, चमकीली चीज वो पारा ही होता है, उसको बोलते हैं स्पिग्मोमेनोमीटर। ये बिल्कुल ध्यान में रख लेना, पूछ लेते हैं, स्पिग्मोमेनोमीटर द्वारा मापा जाता है बीपी को। ठीक है, और इसमें पता ही अपने को पारा भरा होता है, वो जो चमकीली चीज ऊपर जाती है नीचे आती है वो पारा है। ठीक है, हाँ सामान्य रेंज सबको पता ही है 180 से 120 और 80। ठीक है, हाई और लो। ठीक है, हाँ अब यहाँ पे देख लो, वो फिर से देखेंगे अपन यहाँ पे, अब पूरा डायग्राम से बता दूंगी आपको थोड़ा सा ना। तो देखो हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी, कार्डियो हार्ट को कार्डियो बोलते हैं इसलिए हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका, बिल्कुल देख लो थोड़ा सा, देखो फिर से वो देख लेते हैं पूरा। देखो जैसे कि ये अपना हार्ट है, जस्ट ऐसे मान लेते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉपर डायग्राम नहीं बना रहे अपन, है ना। ये जैसे कि हार्ट है, हार्ट आपको पता ही है 4 भागों में बटा हुआ आता है, 2 आलिन 2 नीले, इतना नहीं पढ़ना अपने को। ठीक है, जो मतलब देखो मैं ये कहूँगी कि जो भी आप पढ़ रहे हो ना, तो एग्जाम मतलब एग्जाम ओरिएंटेड कैसे पढ़ो, उसके लिए सबसे मतलब ध्यान में रखो कि आप पढ़ रहे हो तो दिमाग में कंटिन्यू चलना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा मतलब ऐसे कंटिन्यू दिमाग में ये चीज चलेगी ना, यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है, कैसे बन सकता है, तो आपके पढ़ाई का जो मैटर है ना, इतना सारा फैला हुआ होता है, वो आधा हो जाएगा जस्ट। और सिलेक्शन मतलब बहुत फास्ट होते हैं उससे, जो ये वाला एग्जाम भी हो गया और वो वाला हो गया, वो वाली कंडीशन तभी देखने को मिलती है जब आपको पता तो हो कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, क्या आ सकता है, तो क्या आ सकता है, कैसे पूछ सकते हैं। तो देखो मैंने बिल्कुल हर्ट वाला जस्ट आपको जस्ट एक बार समझा देती हूँ, जो क्वेश्चन जहाँ से आने हैं वो बिल्कुल मेंशन कर रखे हैं, फैक्ट ये जस्ट समझ लो। तो देखो हार्ट बिल्कुल अपने को पता है 4 में 2 आलिन 2 नीले, नहीं पता है तो भी नहीं समझना, ये जस्ट आपको समझा रही हूँ। ठीक है, जस्ट रफ रफ बना रहे हैं। यहाँ पे देखो मान लेते हैं वो इसलिए 2 फेफड़े होते हैं। ठीक है, ये राइट लंग हो गया, ये लेफ्ट लंग हो गया, मतलब फेफड़े हो गए। ठीक है, अब देखो अपना जैसे कि यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या होगा, जैसे कि ब्लड है वो फेफड़ों में जाएगा, फेफड़ों में ऑक्सीजनित हो जाएगा, मतलब शुद्ध रक्त हो जाएगा वो, फिर यहाँ से ऑक्सीजनित रक्त इसमें आएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजनित रक्त आ गया, इससे ये इसमें आ गया, यहाँ पे वाल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे वाल होते हैं, ये द्विपटन वाल त्रिपटन वाल वैसे होते हैं, बट इतना नहीं सोचना। ठीक है, तो यहाँ पे वो आ गया, ब्लड यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से देखो यहाँ से ब्लड उठाएगी एक महाधमनी, सबसे बड़ी धमनी कौन सी, शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका महाधमनी, ये रक्त उठाएगी, ये शुद्ध रक्त है ओबियसली, धमनी शुद्ध रक्त, अभी तो बताया ना मैंने, शुद्ध रक्त धमनी, अशुद्ध रक्त शीरा, है ना। तो देखो ये महाधमनी यहाँ से रक्त उठाएगी, बिल्कुल ऐसे पूरे शरीर में फैला देगी, है ना, ऐसे ही मतलब बहुत सारी शाखाएं निकलेंगी, पूरे शरीर में चला जाएगा ये, है ना, पूरे शरीर में चला जाएगा, पूरे शरीर में ऑक्सीजनित रक्त जाएगा, अपने खाना खाया है उसे ग्लूकोज मिली है, वही ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलेगी, ऊर्जा बनाएगी, फिर पूरे शरीर में जाने के बाद में ब्लड ओबियसली वापस आएगा, विऑक्सीजनित हो चुका होगा, मतलब विऑक्सीजनित हो चुका होगा मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, उसी को अशुद्ध रक्त बोल रहे हैं ना। वो विऑक्सीजनित रक्त कहाँ आएगा, वो विऑक्सीजनित रक्त इसमें आएगा सबसे पहले, है ना, इसमें आएगा। ठीक है, फिर वो यहाँ पे आएगा, इसमें आएगा, और यहाँ से फिर फेफड़ों में चला जाएगा, फिर से वो होने के लिए, तो पूरा एक चक्कर है। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं सोचना। देखो सबसे पहले मैंने किस लिए बताया है आपको, जस्ट समझाने के लिए बताया। देखो तो यहाँ पे देखो ये है महाधमनी,
जो मतलब शुद्ध रक्त को उठा रही है और पूरे शरीर में लेके जा रही है। तो शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका महाधमनी, आप ये भी बोल सकते हो कि महाधमनी, ये महाधमनी है जो शुद्ध रक्त को सारे शरीर में लेके जा रही है, और ये महाशीरा है जो अशुद्ध रक्त को फिर से यहाँ पे ला रही है, यहाँ पे ला रही है, फिर यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो आप ये बोल सकते हो महाशीरा भी बड़ी होनी चाहिए। महाधमनी क्यों बड़ी है? महाधमनी, ये याद रखो कि महाधमनी ओबियसली ऑक्सीजनित रक्त, शुद्ध रक्त को लेके जा रही है, तो मतलब ओबियसली बड़ी होगी ना साइज में, तो ये महाधमनी होगी जो मतलब हृदय से रक्त को शरीर में लेके जाती है, वो महाधमनी हो गई, और फिर शरीर से रक्त को हृदय में लाएगी, वो महाशीरा हो गई। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपके क्लियर हो गया है ना। तो यही बताया बस, शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका महाधमनी। फेफड़े से हृदय की, अब फेफड़े से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रुधिर वाहिका। अब ये देख लो दोनों, अब देखो यहाँ से बिल्कुल फेफड़े से, ये हैं वो जो अपवाद मैंने बताया था कि 99% मतलब ऐसा ही होता है, मतलब सामान्यतः अपने वहां पे लिखा था सामान्यतः जो धमनी होती है उसमें शुद्ध रक्त बहता है, सीरा होती है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। सामान्यतः लिखा था, मैंने बताया था उसका एक अपवाद होगा। वो अपवाद कौन सा है? वो है फुफ्फुस। ये फुफ्फुस, यहाँ पे सीरा लिखा है, नीचे फुफ्फुस धमनी भी आएगी। फुफ्फुस सीरा, फुफ्फुस धमनी, मतलब ये एकमात्र है जिनमें अशुद्ध रक्त, जैसे फुफ्फुस सीरा, सीरा में ओबियसली अशुद्ध बहना चाहिए, लेकिन फुफ्फुस सीरा एकमात्र अपवाद है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। वैसे फुफ्फुस धमनी मतलब दिमाग में आता है धमनी, शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एकमात्र धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। तो ये कौन सी है? जो लंग्स और जो अपने इनको फेफड़ों को और हार्ट को जोड़ती हैं। बिल्कुल ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अभी मैं आपको बताऊं यहाँ से यहाँ, इतना दिमाग नहीं लगाना, बस इतना ही याद रखो कि वो जो अपवाद है ना वो फुफ्फुस है। ठीक है, अपवाद ये फुफ्फुस है, और ये दोनों किसके बीच में है? ये दोनों ये हार्ट और फेफड़ों के बीच में है। ठीक है, हार्ट और फेफड़ों के बीच में, एक हार्ट से फेफड़े की तरफ जा रही है, एक फेफड़ों से हार्ट की तरफ आ रही है। ओबियसली हार्ट में, हाँ मतलब शुद्ध रक्त, शुद्ध या ऑक्सीजनित कहाँ होता है? हार्ट से फेफड़ों में जाएगा तभी तो ऑक्सीजनित होगा, रक्त शुद्ध होगा। ठीक है, तो बस ये है, कुछ ज्यादा नहीं सोचना, यही लिखा है बस, ये मैंने आपको इसलिए समझाया, आगे का पूरा ऐसे समझ आ जाए। ठीक है, तो ये फुफ्फुस है दोनों। ठीक है, तो फेफड़े से वो दोनों बिल्कुल वही लिखा है, देखो वही फेफड़े से हृदय और हृदय से फेफड़े, दोनों फुफ्फुस हैं। ठीक है, फुफ्फुस, और दोनों अपवाद हैं। फुफ्फुस सीरा है उसमें शुद्ध रक्त बह रहा है, और फुफ्फुस धमनी है उसमें अशुद्ध रक्त बह रहा है। ठीक है, बस इतना सही है। वो जो आपको ऊपर समझाया है, कोई टेंशन की बात नहीं है, समझ नहीं आया तो अपने को जस्ट फैक्ट देखने हैं, और फैक्ट भी वही जो मैं आपको क्लियरली हाईलाइट करके पीडीएफ शेयर करूंगी, तो वो देख लेना बस। ठीक है, हाँ अंतःस्रावी तंत्र देख लेते हैं बिल्कुल। तो देखो अंतःस्रावी तंत्र जस्ट जल्दी जल्दी देख लेते हैं थोड़ा ना। देखो इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन रक्त में, इंसुलिन अपने को पता ही है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को सामान्य बनाए रखता है। ठीक है, तो देखो आगे देख लेते हैं इंसुलिन हार्मोन संबंधी रोग। देखो या तो इंसुलिन मतलब कम स्राव होगा या अतिस्राव होगा, है ना। अतिस्राव, कम स्राव मतलब इंसुलिन कम स्राव हो रहा है, मतलब ओबियसली डायबिटीज होगी। ठीक है, मतलब इंसुलिन देखो क्या कर रहा है, ब्लड और जो यूरिन है उसमें ग्लूकोज की मात्रा पे कंट्रोल करता है। अब इंसुलिन का कम स्राव हुआ मतलब ओबियसली ब्लड और ग्लूकोज में मतलब ब्लड और यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, और ब्लड और यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना ही तो क्या है? डायबिटीज। ठीक है, मधुमेह, डायबिटीज, इसको हाइपर, देखो हाइपर, हाइपो, हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम। ठीक है, वैसे जैसे अपने पढ़ा था ना इरिथ्रोसाइटोसिस और पीनिया, साइटोसिस ज्यादा, पीनिया कम, वहां ऐसे ही हाइपर, हाइपो, हाइपर ज्यादा, हाइपो कम। ठीक है, तो मधुमेह, डायबिटीज, हाइपरग्लाइसीमिया, वैसे अति स्राव से मतलब ग्लूकोज की मात्रा कम होती है तो हाइपोग्लाइसीमिया। बिल्कुल पूछ लेते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, जो हाइपरग्लाइसीमिया है वही क्या है? मधुमेह, डायबिटीज। ठीक है, इसमें वही मूत्र और रक्त में ग्लूकोज की उपस्थिति। ठीक है, थायराइड ग्रंथि आउट टू, बिल्कुल मुझे भी आज ही पता चला, इसको आउट टू भी बोलते हैं, क्योंकि एग्जाम में बार बार आउट टू ऐसे देख के क्वेश्चन पूछ रखा था, फिर मैंने देखा आउट टू क्या है, तो थायराइड ग्रंथि है। आउट टू मतलब ये कहाँ होती है? जो अपना ये होता है ना ट्रेकिया, जिसको ट्रेकिया बोलते हैं, बिल्कुल इतना दिमाग नहीं लगाना, इसकी जस्ट दोनों ओर एच शेप में होती है ये।
है ना। जैसे ये ये है ना, ये अपना ट्रेकिया, इसके बिल्कुल दोनों ओर होती है ऐसे, ठीक है, एस शेप में। तो ये थायराइड ग्रंथि होगी, एस अक्षर के आकार की होती है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। आपने देखो ऊपर क्या पढ़ा था, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, लेकिन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अगर पूछे तो बिल्कुल पूछते हैं थायराइड ग्रंथि, क्योंकि लीवर है वो बाह्य स्रावी ग्रंथि है, क्योंकि अपने बिल्कुल पढ़ा था लीवर है उससे वो एक नली आ रही थी, है ना, जो मतलब पित्र से लेके आ रही थी। तो मैंने बताया था आपको बाह्य स्रावी ग्रंथियों में नलियां होती हैं, और अंतःस्रावी ग्रंथि मतलब वहीं पे मतलब जो अपना हार्मोन है वो सीधा रक्त में ही छोड़ देती है, ठीक है। तो लीवर है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन वो बाह्य स्रावी है। अगर सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछ ली तो वो थायराइड है, ठीक है, थायराइड ग्रंथि, इसको आउटू भी बोलते हैं ना। तो बिल्कुल फैक्ट है, ध्यान रख लोगे। स्रावित हार्मोन थायरोक्सिन है इसका, थायराइड का स्रावित हार्मोन थायरोक्सिन, ठीक है। इस हार्मोन के निर्माण के लिए बिल्कुल आयोडीन आवश्यक है, तभी तो आयोडीन की कमी होती है, तभी तो वो अपने पढ़ा है ना ऊपर, गोइटुर घेंगा रोग, यहाँ पे ऐसे फूल जाता है उसको, मतलब आयोडीन की कमी से होता है ना। तो इसके निर्माण के लिए आयोडीन आवश्यक है, ठीक है। हाँ, थायराइड संबंधी रोग बिल्कुल देख लेना, अल्प स्त्राव या कमी पर। ये जड़ मानवता, जड़ मानवता मतलब क्या होता है, जैसे बच्चों में थायराइड की कमी हो जाती है, आयोडीन की कमी हो जाती है, तो वो क्या होता है, बोने भी रह जाते हैं और उनका दिमाग भी विकसित नहीं होता, उसी को बोलते हैं जड़ मानवता, क्रिटिनिज्म, ठीक है। तो जड़ मानवता, ठीक है। तो थायराइड के कम होने से संबंधी मतलब थायराइड की अल्प स्त्राव या कमी पर रोग, जड़ मानवता और घेंगा गलगंड, बिल्कुल अपने अभी देखा है ना, आयोडीन की कमी से, ठीक है। पीयूष ग्रंथि बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, पीयूष ग्रंथि जो मटर के दाने के समान होती है ना, वो क्या होती है, मास्टर ग्रंथि, क्योंकि वो और ग्रंथि होती है ना, उन सबको कंट्रोल करती है वो, पी जो भी एल एस एच टी एस एच एफ एच वो अपन नहीं देख रहे, ठीक है। तो ये पीयूष ग्रंथि, बस इतना याद रखो, मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, ठीक है। ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन, ये भी बहुत सारी थ्योरी लिखी है, बट जो याद करने का है वो देखो क्या होता है कि जो भी मतलब गर्भाशय का संकुचन वगैरह, ये थ्योरी है। ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन क्या करता है, एक ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन जो मतलब जो डिलीवरी के टाइम हेल्पफुल है, तो इसको जनन हार्मोन कहते हैं, मतलब जो प्रसव पीड़ा है ना उसको उत्पन्न करने में सहायक है ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन, तो ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसलिए इसको जनन हार्मोन भी कहते हैं। और एक जो मतलब जन्म के बाद में जैसे दूध बनाने के लिए तो है प्रोलेक्टिन हार्मोन, बिल्कुल अपने अभी आगे पढ़ेंगे, जैसे जैसे बच्चा होता है तो उससे उसके बाद में दूध बनाने के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, तो वो है प्रोलेक्टिन हार्मोन, और दूध को बाहर निकालने के लिए वो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन मतलब ये लिखा है बिल्कुल देखो, मतलब प्रसव पीड़ा उत्पन्न करने में हेल्पफुल है ना, और दूध निष्कासन में भी को भी प्रेरित करता है, इसलिए इसको जनन हार्मोन या दूध निष्कासन हार्मोन कहते हैं, ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ज़्यादा मैंने लिखा नहीं क्योंकि अपने ये दे रखा है, लेकिन जैसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन फलों को पकाने में, जो पशुओं को जो टिक्के लगाते हैं ना उसमें भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, उनको उनसे ज़्यादा दूध निकालने के लिए, एक जैसे मतलब अपने में जो भी फीलिंग होती है ना किसी से घृणा करने की, प्यार करने की, तो वो भी उनके लिए भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो जस्ट जो मेरे को लगा वो मैंने लिख लिए, तो ये देख लेना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन मतलब बिल्कुल ये जनन हार्मोन, दूध निष्कासन हार्मोन, ठीक है। प्रोलेक्टिन हार्मोन मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, दूध निर्माण हार्मोन भी बोलते हैं ना, कि जैसे बच्चा होने के बाद दूध निर्माण होता है वो प्रोलेक्टिन हार्मोन से होता है, और वो बाहर मतलब उसका जो स्त्राव को प्रेरित कौन करता है, वो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। ये देख लो अब, वेसोप्रेसिन और एंटी डायूरेटिक, देखो पता चल रहा होगा, एंटी मतलब अपोजिट, डाई मतलब दो बार, यूरेटिक, यूरेटिक से हमेशा दिमाग पे आना चाहिए यूरिन, मतलब इसकी अगर कमी हो जाएगी, अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी हो जाएगी, वेसोप्रेसिन हार्मोन की, तो क्या होगा, आदमी बार बार मतलब टॉयलेट जाएगा, बार बार यूरिन पास करेगा, ठीक है। तो देखो अपने ये बोला है वृक्क नलिकाओं द्वारा, मतलब जो लास्ट में बिल्कुल जो, अरे क्या बना रही हूँ मैं, किडनी, है ना, जो मतलब बिल्कुल जो लास्ट में मतलब यूरिन पास होने से पहले किडनी से फ्लो होता है ना, तो ये हार्मोन क्या करता है, वहां से जो है ना
पानी वगैरह का शोषण कर लेता है। उससे क्या होता है, यूरिन कम फ्लो होता है, पानी कम बाहर जाता है, तो आदमी को मतलब कम टॉयलेट आता है, ठीक है। और इसकी देखो ये लिखा आगे, बिल्कुल ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। बिल्कुल थ्योरी से देखते हैं, देखो वेसोप्रेसिन एंटी डायूरेटिक मतलब पुनः शोषण को बढ़ाता है, है ना। पुनः शोषण जो भी वाटर है उसको अब्जॉर्ब करता है ना। इससे क्या होता है, हाँ, मूत्र विरोधी हार्मोन भी कहते हैं। अब देखो मतलब जैसे कि पानी जो शरीर से बाहर जा रहा था वो इसने अब्जॉर्ब कर लिया, तो क्या हुआ, शरीर में प्रेशर बढ़ गया ना, शरीर में वाटर ज्यादा हो गया, तो उससे क्या होगा, बिल्कुल रक्त दाब को बढ़ाएगा, है ना। तो यही है बिल्कुल इसलिए इसको वेसोप्रेसिन मतलब बीपी को बढ़ाता है। अब ओबियसली रक्तदाब बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगी, तो इसलिए इसको वेसोप्रेसिन कहते हैं। ये मतलब एंटी डायूरेटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये यूरिन की मात्रा को कंट्रोल करता है, इसलिए एंटी डायूरेटिक कहते हैं। यूरिन की मात्रा को तो कंट्रोल कर रहा है लेकिन साथ ही बीपी को भी तो बढ़ा रहा है ना। एंटी डायूरेटिक मतलब ओबियसली वाटर को ऑब्जॉर्ब कर रहा है ना, तो ओबियसली वेसोप्रेसिन, इसलिए बीपी को बढ़ा रहा है, इसलिए इसका नाम वेसोप्रेसिन हो गया। थोड़ी सी देख लेना थ्योरी, कोई ज्यादा नहीं है, बिल्कुल इजी जी लिख रखा है ना। ये हो गया, हाँ, कहाँ तक किया, यहाँ तक हो गया, ठीक है। ये देखो आगे ये लिखा है, बस इसकी कमी से व्यक्ति को बार बार पेशाब लगता है, बिल्कुल वही लिखा है। अब देखो एड्रिनल ग्रंथि, अपन बिल्कुल ये तो बचपन से ही पढ़ते हैं, एड्रिनल ग्रंथि वही बिल्कुल यहाँ पे किडनी के ऊपर होती है ना एड्रिनल ग्रंथि, यहाँ पे एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है। तो एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल और नोर एड्रिनल हार्मोन स्रावित होते हैं इससे, ठीक है। एड्रिनल हार्मोन संकटकालीन हार्मोन, करो या मरो, 3F मतलब फियर फाइट फ्लाइट, फियर फाइट फ्लाइट, ठीक है। बिल्कुल ऐसे एग्जाम में देते हैं 3F हार्मोन, फियर फाइट फ्लाइट, ये नहीं देते, मतलब ऐसे देते हैं 3F हार्मोन कौन सा है। जैसे कि अपने सामने जस्ट कोई शेर आ जाए तो अपने क्या हालत होगी, बिल्कुल लार सूख जाएगी, पसीना आ जाएगा, धड़कन तेज हो जाएगी, श्वसन रेट तेज हो जाएगी। तो ये सारे होते हैं, ये सारे किसकी वजह से होते हैं, एड्रिनल, मतलब ये एड्रिनल नोर एड्रिनल हार्मोन। तो एड्रिनल हार्मोन है वो संकटकालीन हार्मोन है, बिल्कुल उस टाइम दिमाग में क्या आता है, या करो या मरो वाली कंडीशन आती है दिमाग में, है ना। तो करो या मरो या 3F हार्मोन, ठीक है। 3F मतलब फियर फाइट फ्लाइट, मतलब फियर डरो लड़ो, या फ्लाइट भाग जाओ, ठीक है। तो 3F हार्मोन भी कहते हैं इसको, है ना। हाई अब बिल्कुल थ्योरी थ्योरी आगे कुछ नहीं है, देखो बिल्कुल जो मतलब एग्जाम में आने के है ना, जैसे हाइपोथैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, मास्टर ऑफ मास्टर या हेड मास्टर, अपन अभी ऊपर पढ़ के आए हैं। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि को भी कौन कंट्रोल करती है, तो हाइपोथैलेमस, इसलिए इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर या हेड मास्टर ग्रंथि, ठीक है। हाइपोथैलेमस याद रह जाएगा बिल्कुल आपको। पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि इसका मस्तिष्क की रेत, तीसरी आंख, लैंगिक जैविक घड़ी, जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है ना अपना, जो सोने का उठने का सारा टाइम मतलब कौन डिसाइड करती है, वो है ये पीनियल ग्रंथि। इसको क्या बोलते हैं, लैंगिक लैंगिक जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक, ठीक है। तो पीनियल ग्रंथि होगी, मस्तिष्क की रेत वगैरह, ठीक है, इसके नाम याद रख लेना बिल्कुल, ठीक है। हमारे सोने जागने का चक्कर नियंत्रित करती है, थ्योरी सारी लिख दी है। हाँ, ये जो पीनियल ग्रंथि है ना, ये सबसे छोटी ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि। स्रावित हार्मोन कौन सा है इससे, मिलेटोनिन, जो भी अपनी स्किन का कलर है ना, किसी का वाइट है किसी का ब्राउन है, तो ये सारा कौन, सॉरी वाइट नहीं, ब्राउन ब्लैक, ये सारा कौन मतलब वो करता है, मिलेटोनिन, ये एक वर्णक है, मिलेटोनिन वर्णक है, वो डिसाइड करता है। तो इससे स्रावित हार्मोन है वो है मिलेटोनिन, ठीक है। तो बिल्कुल आप ध्यान रख लोगे, कोई दिक्कत ना है। जनन हार्मोन तो आपको ध्यान ही होगा, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं ना। मादा में, नर में टेस्टेस्टोरन, मादा में प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, बिल्कुल सीधा सीधा दे देते हैं एग्जाम में, तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना, टेस्टेस्टोरन और ये प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, बस इतना से याद रख लेना। अब ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगी कि एस्ट्रोजन ब्यूटी हार्मोन है, ऐसे वाले आगे नहीं देखेंगे इनको, बस इतना ही ध्यान रख लेना। वैसे मैं बता रही हूँ ना, पढ़ने की तो कोई लिमिट नहीं है, कितना ही पढ़ लो साइंस में, लेकिन बहुत ऐसे लिमिटेड जो बिल्कुल एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है वो देखना पड़ता है, ठीक है। तो वही जस्ट आपको पढ़ा रही हूँ। देखो HCGH हार्मोन, बिल्कुल जो मतलब प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं ना, तो उसमें जो कलर आता है ना वो मतलब HCGH हार्मोन के कारण आता है। तो जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनके यूरिन में मिलता है HCGH हार्मोन, जिसे प्रेगनेंसी का पता लगाते हैं, ठीक है।
श्वसन तंत्र थोड़ा सा देख लेते हैं बस। श्वसन प्रक्रिया में ये थ्योरी है, कुछ भी नहीं है। श्वास अंदर लेना, बाहर निकालना, निःश्वसन उच्छ्वसन, बिल्कुल देख लेना थोड़ा थोड़ा। क्या क्या ही क्वेश्चन बनेगा, बट थोड़ा थोड़ा देख लेना। 2 सेकंड 3 सेकंड का टाइम अंदर लेने बाहर निकालने में, ठीक है। ये देख लेना बिल्कुल। श्वसन तंत्र का मापन स्पायरोमीटर द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये देखो अपने बिल्कुल पढ़ रहे हैं, बिल्कुल। ग्लूकोज और O2 क्या बनाते हैं? ऊर्जा, जिससे कार्य होते हैं, ठीक है। ये देख लो बिल्कुल। अपन लगातार व्यायाम करते हैं तो इसलिए उस टाइम क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है मसल्स में। अवायवीय श्वसन, ये सही है, अवायवीय श्वसन होता है ना। लगातार व्यायाम करने से मसल्स में अवायवीय श्वसन होता है, जिससे लैक्टिक अम्ल बनता है और जो थकान का कारण बनता है। तो बिल्कुल पूछ लेते हैं थकान का कारण लैक्टिक अम्ल। उस टाइम मतलब बहुत एक्सरसाइज करते हैं ना, तो जो मसल्स है अपनी, वहाँ पे अवायवीय श्वसन होने लग जाता है, तो उसके कारण लैक्टिक अम्ल बनता है, जो थकान का कारण बनता है, ठीक है। उत्सर्जन कोई ना, बहुत थोड़ा थोड़ा है, बिल्कुल फैक्ट फैक्ट है। उत्सर्जन बिल्कुल देखो, यूरिन, आ, देखो मूत्र में यूरिक अम्ल कैसे याद रखेंगे? मतलब यूरिन ही तो बोलते हैं, है ना। तो यूरिन में यूरिक अम्ल, ऑब्वियसली अम्ल है तो थोड़ा एसिडिक होगा, है ना। तो देखो यूरिक अम्ल उपस्थित होने के कारण इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, पीएच ये होता है, थोड़ा थोड़ा देख लेना, है ना। कैसे याद रखोगे? यूरिक, यूरिन, यूरिक। और वैसे ही आपको पता ही है, मतलब यूरिन में ज्यादा क्या होती है? यूरिया, मेजर कंपाउंड यूरिया होती है, ठीक है। मूत्र का रंग उपस्थित, हाँ ये देख लेना, यूरोक्रोम, वही देखो यूरो, यहाँ भी यूरो, यूरोक्रोम के कारण होता है कलर, ठीक है। मानव शरीर बिल्कुल वो नॉर्मल नॉर्मल फैक्ट है, कुछ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा पढ़ लेना। बिल्कुल सीधे सीधे पूछ लेते हैं कभी कभार। मैं बोल रही हूँ ना, पूछने को तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, बट इजी हार्ड दोनों टाइप के पूछते हैं, तो फैक्ट तो होने चाहिए। जो बिल्कुल इजी है वो तो इसलिए दिमाग में होने चाहिए। अभी बोलते रहते हैं कि सामान्य तापमान, जैसे कि बोलते तो ऐसे हैं कि जैसे कि मेरे यार 100 डिग्री सेंटीग्रेड बुखार हो गया। अब उनको ये नहीं पता कि वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो जो अपना वाटर है वो वेपर में चेंज हो जाता है, भाप में चेंज हो जाता है वाटर। तो इतना ज्यादा होता है मतलब, तो वो मतलब फ़ारेनहाइट होता है जो अपन बोलते हैं ना, सेंटीग्रेड नहीं होता, ठीक है। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान की बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पता ही है आपको। फ़ारेनहाइट में इतना और डिग्री सेंटीग्रेड में 37, ठीक है। तो बस यही याद रख लेना। मानव शरीर का अधिकतम भार ओबियसली जल से बना होता है। मात्रा लगभग 60 से 70%, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 60 से 70% अपने शरीर में जल है। मानव शरीर में पाया जाने वाला सर्वाधिक प्रतिशत तत्व ऑक्सीजन, ओबियसली, है ना, ऑक्सीजन, ठीक है। वयस्क मानव में 206 हड्डियां, बचपन से पढ़ रहे हैं। नवजात शिशु पूछ ले बाई चांस, जैसे शायद एक बार कोई पीएसआई के एग्जाम में पूछा हुआ है, 280, ठीक है। शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व है, अभी पढ़ा है, सर्वाधिक तत्व ऑक्सीजन, फिर से देख लिया। सर्व पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले खनिज की बात करें तो वो हो गया कैल्शियम, खनिज कैल्शियम। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कान की होती है। एक कान में 3 हड्डियां होती है, दोनों कानों में 6 हड्डियां होती है, ठीक है। ये भी शायद किसी एग्जाम में पूछा हुआ, ध्यान रख लेना, है ना। तो कान में 3 प्रकार की हड्डियां पाई जाती है, और जो सबसे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है ना स्टेपीज, वो कान में मिलती है, ठीक है, कान की हड्डी होती है। और ये बिल्कुल सारे फैक्ट मैंने इंक्लूड कर लिए हैं। सबसे लंबी हड्डी फीमर की होती है, सबसे लंबी हड्डी फीमर की होती है, जो अपने जांग होती है ना थाई, उसमें मिलती है फीमर, है ना। सबसे मजबूत हड्डी ये होती है निचले जबड़े की, मैंडिबल, ठीक है। तो सब शरीर की सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल, निचला जबड़ा। सबसे भारी हड्डी टीबिया, जो घुटने के नीचे होती है ना, सबसे भारी होती है वो टीबिया, जो घुटने के नीचे होती है, टीबिया, ठीक है। बस आज की क्लास कंप्लीट हो गई, जस्ट थोड़ा सा बचा है, आधे घंटे की क्लास और होगी और आपकी साइंस कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बिल्कुल पूछने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करना है। आपको पता है पहली बार पढ़ रहे हैं, आपको समझा रही हूँ, टाइम लग रहा है। दूसरी बार अपन इसको जस्ट 50 क्या मतलब 50 मिनट की जो क्लास है उसको जस्ट 2 से 3 मिनट में पूरा रिवाइज कर लेंगे, समअप कर लेंगे। तो आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मतलब बता देना, शेयर कर देना, ठीक है। तो बिल्कुल क्लास के बाद जेन्युइन फीडबैक देना।
उसी से मेरे को पता चलेगा मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना है। चलो ठीक है जी, थैंक यू।